प्रश्न करेगा महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करा था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण करा था। स्कंदगुप्त का अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा भीतरी अभिलेख। अभी आप लोग को हम क्लास में बता रहे थे आपसे भीतरी अभिलेख की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्कंदगुप्त द्वारा। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए सर हो गया, ठीक है भाई। सर 4G फोन में देखिए 4G वाला लिख रहा है ना, अभी भी 4G फोन में नहीं चल रहा है। 4G फोन में चल रहा है, किसी का फोन थोड़ा सा उसको अपडेट करिए आप लोग। अपडेट करने का फोन में ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए लाइव वाला दिखाइए मुझे। ठीक है, जुड़िए सब लोग क्लास के साथ। चलिए बढ़ेंगे आगे सर, कितने बजे तक चलेगा? अभी पढ़िए ना, अभी तो शुरू किया मैंने, खत्म करने की बात कर देते हैं आप लोग। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। अगर हम अशोक की बात करेंगे, कल आप लोग बता रहे थे अशोक के बारे में, सर पूरी जानकारी दीजिए। अशोक, ध्यान रखिएगा, अशोक के जो पिता थे, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम हो जाएगा बिंदुसार। ध्यान रखिएगा अशोक, ध्यान रखिए अशोक राजा बनने से पूर्व ये कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? तो अशोक राजा बनने से पूर्व गवर्नर कहाँ का था? राज्यपाल कहाँ का था? तो अशोक राजा बनने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था। अवंती का ये गवर्नर हुआ करता था। अशोक राजा बनने से पहले अवंती का गवर्नर था। प्रश्न करेगा अशोक ने शिलालेखों की स्थापना करी। शिलालेख बनाए, और कितने शिलालेख बनाए? तो 14 शिलालेखों की स्थापना करा अशोक ने। प्रश्न करेगा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा हो जाएगा? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख अगर पूछेगा आपसे, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख पूछेगा, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा। सातवां अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सातवां। प्रश्न करेगा आपसे अशोक का सबसे छोटा शिलालेख, अशोक का सबसे छोटा शिलालेख की अगर हम बात करते हैं, अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा हो जाएगा? तो ये रुम्मीदेई हो जाएगा, रुम्मीदेई। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख हो जाएगा रुम्मीदेई। रुम्मीदेई कहां पर है? तो नेपाल के अंदर। प्रश्न करेगा आगे देखिए, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा अशोक का सबसे पुराना पूछेगा आपसे, सबसे पुराना। अशोक का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा हो जाएगा? तो ये सारनाथ के अंदर बनवाया था अशोक ने। सबसे पुराना शिलालेख पूछेगा तो कौन सा? सारनाथ के अंदर बनवाया था। अशोक का सबसे पुराना शिलालेख पूछेगा तो सारनाथ का अभिलेख हो जाएगा। और यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, अशोक का नाम जो है अशोक रखा गया। अशोक का जो नाम है, अशोक का नाम क्या रखा गया? तो अशोक रखा गया। अशोक का नाम अशोक रखा गया। कहां पर रखा गया? तो किस अभिलेख में रखा गया? अभिलेख का नाम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, एक तो हो जाएगा आपका मास्की, दूसरा क्या हो जाएगा? तो गुर्जरा, मास्की गुर्जरा, और तीसरे नंबर का हो जाएगा आपका नेटूर अभिलेख। मास्की गुर्जरा और नेटूर अभिलेख में अशोक का नाम जो है क्या रखा गया? तो अशोक रखा गया। प्रश्न करेगा आपसे अशोक को सम्राट कहा गया। अशोक को क्या बोला गया? तो सम्राट अशोक कहा गया। अशोक को सम्राट अशोक कहा गया, सम्राट अशोक। और किस अभिलेख में कहा गया? तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को सम्राट कहा गया। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया था, प्रियदर्शी। और अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था किसमें? तो 11वें अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी अशोक कहा गया। 11वें अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? तो प्रियदर्शी अशोक कहा गया। इस बात को ध्यान रखिए, 11वें अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी अशोक कहा गया। 11वें अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? तो प्रियदर्शी अशोक कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट करिए, अशोक के बारे में पूरी जानकारी है। हाँ, प्रश्न एक और पूछेगा आपसे, कलिंग विजय का वर्णन अशोक ने किस अभिलेख में करा? तो ध्यान रखिएगा अशोक का जो 13वां शिलालेख था, अशोक का 13वां शिलालेख जो था, 13वां शिलालेख, इस 13वें शिलालेख में किसका वर्णन करा गया? तो कलिंग वार का वर्णन करा गया। कलिंग वार का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में करा गया? तो 13वें में करा गया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में करा गया? तो 13वें शिलालेख में करा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में करा गया? तो 13वें शिलालेख में करा गया। निशा कुमारी बोल रहे हैं सर राइटिंग नहीं समझ में, राइटिंग समझिए तब तो समझ में आएगा। ठीक है, फास्ट लिखना है, थोड़ा सा राइटिंग तो बिगड़ेगी। राइटिंग मेरी अच्छी होती है जी, ऐसे बोल दोगे। समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास आप लोग नहीं करते हैं, सीधे खाली कमेंट मार दीजिए। कोई समस्या है कमेंट मारो, सीधे सामने वाले के ऊपर समस्या डाल दीजिए, खुद से कोई समाधान नहीं हो सकता। बना लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और क्लास के साथ सब जुड़िए, सभी लोग जुड़िए और जुड़े रहिए लास्ट तक, बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताने वाले हैं आज। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एग्जाम 30 जुलाई को है। जुलाई है तो और अच्छी बात है, लंबा समय आपके पास है। चलिए आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है कि 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। याद रखिएगा अधिवेशन कहां पर होता है? कलकत्ता के अंदर। 1906 का जो अधिवेशन है, 1906 का अधिवेशन कहां पर होता है? तो भैया 1906 का अधिवेशन कहां पर होता है? कलकत्ता के अंदर होता है। 1906 का अधिवेशन कहां पर है? तो कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, प्रश्न करेगा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 के अंदर। कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। और कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर? बंबई। 1900 ध्यान रखिएगा 1886 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। दादा भाई नेहरू जी। 1887 का अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर होता है? मद्रास के अंदर। अध्यक्ष बनने वाले थे बद्रुद्दीन तैयब जी।
और आगे बढ़िएगा। आगे 1888 का अधिवेशन कहां पर? इलाहाबाद के अंदर। अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज ह्यूल। 1896 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता के अंदर। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। 1905 का अधिवेशन कहां पर? बनारस के अंदर। अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 1900 का अधिवेशन कलकत्ता के अंदर, दादा भाई नेहरू जी। 1907 का अधिवेशन सूरत के अंदर, रास बिहारी घोष। और 1911 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता के अंदर। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता के अंदर विश्व नारायण धर। 1912 का अधिवेशन कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, बांकीपुर पटना के अंदर होता है, आर एन मुलहोलकर। प्रश्न करेगा 1916 का अधिवेशन कहां पर? लखनऊ, अंबिकाचरण मजूमदार। 1917 का अधिवेशन कहां पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, 1917 का अधिवेशन होता है आपका कोलकाता के अंदर, एनी बेसेंट। प्रश्न करेगा 1920 का अधिवेशन कहां पर होता है? नागपुर के अंदर। और वी राघवाचारी। प्रश्न करेगा आपसे 1922 का अधिवेशन कहां पर? गया के अंदर। अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। 1924 का अधिवेशन कहां पर? बेलगांव। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। प्रश्न करेगा 1929 का अधिवेशन कहां पर? लाहौर के अंदर। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1931 का अधिवेशन कहां पर? कराची के अंदर। अध्यक्षता करने वाले कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न करेगा आपसे 1938 का अधिवेशन कहां पर? हरिपुरा के अंदर। 1939 का अधिवेशन कहां पर? त्रिपुरी के अंदर। ठीक है, और दोनों से इस्तीफा देकर पद पे किसको लाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। 1939 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष कौन बना था? तो ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1947 में अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 1948 में अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और सन 2025 में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या समझ गए सब लोग? सब समझ गए? सर अभी हम 22 साल के हैं। 22 साल कम उम्र थोड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है, आगे समझ गए होंगे ये सब। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। पल्लव से, चालुक्य से, चोल से या राष्ट्रकूट से। किससे हो जाएंगे? तो राष्ट्रकूट। समझिएगा, देखिए एक तो अजंता की गुफा है, एक तो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा। दूसरी एक गुफा है एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा। एक तो अजंता की गुफा, दूसरी हो जाएगी एलोरा की गुफा। और तीसरी आपकी एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा। तीसरी एलिफेंटा की गुफा हो जाएगी। ठीक है, देखिए अजंता और एलोरा ये दोनों कहां पर है? ये तो औरंगाबाद के अंदर है, ये हो जाएगी औरंगाबाद के अंदर। और भैया औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, अब ये नाम बदलकर क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर रख दिया गया है। इसको याद रखिएगा, यहां से एक जरूरी क्वेश्चन है आपका। और आगे समझिएगा, एलिफेंटा की गुफा कहां पर है? तो ये मुंबई के अंदर प्रॉपर पड़ती है, मुंबई के अंदर। और ये सभी गुफाएं जो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध हो जाएगा राष्ट्रकूटों से। इन सभी गुफाओं का संबंध राष्ट्रकूटों से है। और स्टेट पूछेगा कि सभी गुफाएं किस राज्य में है? तो स्टेट हो जाएगा आपका कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। हाँ, प्रश्न यहीं से एक और करेगा आपसे, प्रश्न करेगा आपसे अजंता पहाड़ी कहां पर है? एक तो पहाड़ी का नाम है अजंता पहाड़ी, एक तो प्रश्न करेगा अजंता पहाड़ी। और दूसरा पूछेगा आपसे सातमाला पहाड़ी। अजंता और सातमाला ये दोनों पहाड़ियां कहां पर हो जाएंगी? तो ये दोनों पहाड़ियां भी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता और सातमाला दोनों पहाड़ी कहां पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर। एक अजंता और दूसरा सातमाला पहाड़ी। सर भोजपुर कहां है? पढ़ना छोड़ी तो बिहार में, अब पढ़ना क्या बिहार में रहना छोड़ दो। ठीक है, बताइए भोजपुर नहीं पता, ये सब बिहार में क्या रहता है? भोजपुर नहीं पता है? अरे आरा समझते हो? आरा, आरा समझते हो? आरा, हाँ जिला नहीं याद है इसको। अरे भोजपुर एक जिला है जिसका मुख्यालय आरा है, समझ गए? बनाइए इस बात को। बताइए, हम उत्तर प्रदेश के हैं, मुझे जानकारी में है। अब बिहार के क्या नहीं समझ रहे हैं? यही सब कहीं तो बेइज्जती वाला बात है। इसका बिहार के बारे में पूरी जानकारी रखिए, तभी तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे आप। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है आपका प्रायद्वीपीय भूमि। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है आपका प्रायद्वीपीय भूमि का एक बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है आपका प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है जल से। पूरी तरह से घिरा होता है किससे? जल से घिरा होता है। प्रायद्वीपीय भूमि एक फैलाव की तरह होता है जो पूरी तरह से जल से नहीं, भैया पूरी तरह से नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐसी आकृति जो तीन तरफ जल से घिरी हो। जैसे भारत का हिस्सा, इधर की तरफ आप देखते हैं अरब सागर है, इधर की तरफ क्या है? अरब सागर। एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे की तरफ आपका हिंद महासागर है। ऐसा आप देख रहे होंगे, नीचे की तरफ कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। अब इस वाले हिस्से को आप क्या कर सकते हैं? इस वाले हिस्से को आप प्रायद्वीप का नाम दे सकते हैं। इस वाले पार्ट को आप प्रायद्वीप, इसे आप प्रायद्वीप बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस वाले हिस्से को आप प्रायद्वीप का नाम दे सकते हैं, हिस्से को आप प्रायद्वीप का नाम दे सकते हैं, इस वाले हिस्से को आप प्रायद्वीप का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसे प्रायद्वीप। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, ये देख लिया सब लोग। देखिए चारों ओर अगर जल से घिरा होगा, चारों ओर जल से घिरा, चारों ओर किससे घिरा है? जल से अगर घिरा है, चारों ओर अगर जल से घिरा है तो अपने आप में क्या है? द्वीप है। चारों ओर जल से गिरा है तो अपने आप में द्वीप है। और तीन ओर जल से गिरा है तो क्या है? प्रायद्वीप है। हाँ अब समझिए एक मेरी बात इंपॉर्टेंट। प्रश्न करेगा ऐसी आकृति, आकृति जो तीन ओर स्थल से गिरी है, आकृति जो तीन ओर किससे घिरा है? तो स्थल से घिरा है। आकृति जो तीन और स्थल से घिरा, उसे हम क्या नाम देते हैं? तो खाड़ी का नाम देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बे या खाड़ी का नाम देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तीन और स्थल खंड से घिरा हुआ जल का हिस्सा क्या कहलाता है? तो खाड़ी कहलाता है। देख लीजिए सारी बातों को आप लोग। और बढ़ेंगे यहाँ से आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति को आप लोग। और बढ़ेंगे यहाँ से आगे देखिए प्रश्न दिया, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, कौन थे? एमंडसन। अब समझिएगा मेरी बात को। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा कहलाता है आपका नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा क्या है? आपका साउथ। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव,
ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और कौन सा हिस्सा हो जाएगा नीचे वाला पार्ट आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो है ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव को हम कहते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करा था, रॉबर्ट पियरी ने करा था। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करा था, एमंडसेन ने करा था। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करा था, एमंडसेन ने करा था। रॉबर्ट पियरी और एमंडसेन बना लीजिएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव खोज करने वाले, उत्तरी ध्रुव को खोजने वाले रॉबर्ट पियरी हैं और दक्षिणी ध्रुव खोजा था किसने, एमंडसेन ने ढूंढा था। इस बात को याद रखिएगा। यहां से अगर हम बात करते हैं एक लाइन गेज जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ है और ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा भैया, तो नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। जुंको तिबई का देखिए नाम दिया है, जुंको तिबई। प्रश्न करेगा आपसे, हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला, हिमालय नहीं एवरेस्ट लिखते हैं इसको, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछेगा आपसे, पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएगी, तो जुंको तिबई हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। मैगलन। प्रश्न करेगा विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था, विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था, तो मैगलन था। और इसी के नाम पर एक खाड़ी है जिसको हम मैगलन की खाड़ी कहते हैं। मैगलन की एक खाड़ी है, मैगलन की खाड़ी इसी के नाम पे बनी है, मैगलन की खाड़ी। रॉबर्ट पियरी की बात करेंगे उत्तरी ध्रुव और एमंडसेन की बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या सारी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको बनाइएगा, ये नया है आप लोग के लिए, इसको सब लोग बनाइए, लिखिए। देखिए जो हम नया पढ़ाते हैं मुझे पता होता है कि हमने क्या आपको पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया होगा, इसको नोट करिएगा। सर एग्जाम सेंटर दूर है, सर संधि को जोड़ना सिखा दीजिए। सिखाएंगे, परेशान नहीं। हिंदी हम कराएंगे। अब हिंदी के लिए तो आज क्लास में अनाउंसमेंट कर दिए हैं, काहे परेशान है आप लोग? हिंदी के लिए मैंने क्लास में अनाउंसमेंट किया है कि नहीं, सब लोग सुने होगे नहीं? हिंदी का 100 क्वेश्चन हम कराएंगे, 100 क्वेश्चन में सब पढ़ा देंगे। और हिंदी का एक चैप्टर भी पता है कि 5 मिनट का ये है। अरे 10-15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, 15 × 75 मिनट खत्म हो जाएगा। झूठे परेशान होते हैं आप लोग। सर संधि जोड़ दीजिए, तो संधि तोड़ दीजिए। संधि ऑलरेडी जुड़ा है, हम जोड़े क्या उसको? चलिए बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है आपका, आगे निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां, मैंने पढ़ाया था आपको कहां पर, ईरान के अंदर है यूफ्रेटस और टिग्रिस। देखो भैया इसको पुराना नाम अगर इसका हम लेते हैं यूफ्रेटस का, तो जो यूफ्रेटस है, यूफ्रेटस और दूसरी कौन सी है, तो टिग्रिस है। एक तो यूफ्रेटस, दूसरी कौन सी है, टिग्रिस। यूफ्रेटस को हम कहते हैं दजला, क्या बोलेंगे, यूफ्रेटस को हम कहते हैं दजला, और टिग्रिस को हम क्या बोलते हैं, तो फरात कहते हैं। यूफ्रेटस को हम बोलेंगे दजला और टिग्रिस को हम कहते हैं फरात। इन्हीं नदियों के तट पर, इन नदियों के तट पर ध्यान रखिएगा, इन नदियों के तट पर, इन्हीं नदियों के तट पर, इन नदियों के तट पर, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के तट पर ध्यान रखिएगा, इन नदियों के तट पर एक सभ्यता है। सभ्यता का नाम हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। सभ्यता किस नदी पर है, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी पर है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। इसको बना लीजिएगा सब लोग। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, 1-2 बार नहीं 3-4 बार आया हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम इराक की सभ्यता भी कहते हैं। इसको हम इराक की सभ्यता के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को भैया इराक की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इराक की सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न करेगा आपसे भारत और पाकिस्तान और इसके साथ कौन सा, अफगानिस्तान, इन 3 देशों के साथ एक सभ्यता जुड़ती है जिसका नाम क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस सभ्यता को हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और एक सभ्यता है चीन के आसपास जिसको हम सुमेरियन के नाम से जानते हैं। अगर हम सुमेरियन सभ्यता की बात करते हैं, सुमेरियन सभ्यता, इसका विकास लगभग चीन के आसपास होता है। और एक सभ्यता हो जाएगी मिस्र की सभ्यता। हाँ भैया, मिस्र की सभ्यता से अगर प्रश्न करेगा आपसे, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी पर होता है, तो नील नदी पर होता है। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी पर है, तो नील नदी पर है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर गांधी के बारे में पूरा कितनी बार सुनेंगे, गांधी जी के बारे में पूरा बताइए, आने दीजिए, क्वेश्चन आएगा बता देंगे, मुझे क्या है। अरे मिनट भर भी तो नहीं लगता है गांधी जी को पूरा पढ़ने में। हालांकि गांधी जी को पढ़ने में नहीं, उनके लिए उनको पढ़ने में तो जीवन बीत जाएगा। उनके कंसेप्ट को, उनकी चीजों को पढ़ने में, उनके आंदोलन को पढ़ने में मिनट भर का भी समय नहीं लगता है। ठीक है, परेशान नहीं होइए, पढ़ा देंगे आगे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़े ना। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है आपका, स्वेज नहर के खुलते ही डैश डैश के बीच समुद्री मार्ग की दूरी क्या हो जाती है, कम। लंदन और न्यूयॉर्क दिया है। ठीक है, देखिए न्यूयॉर्क के बीच समुद्री मार्ग की दूरी क्या हो जाती है, परेशान नहीं होइए, पढ़ा देंगे आगे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़े ना। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है आपका, स्वेज नहर के खुलते ही डैश डैश के बीच समुद्री मार्ग की दूरी क्या हो जाती है, कम। लंदन और न्यूयॉर्क दिया है। ठीक है, देखिए न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन आपका ब्रिटेन, कोई मतलब नहीं है स्वेज नहर से। लंदन पेरिस से भी कोई मतलब नहीं। लंदन केप ऑफ गुड होप या लंदन और चेन्नई, भैया लंदन और चेन्नई की दूरी जो है ना, ये क्या होती है, कम हो जाती है। अगर हम स्वेज नहर की बात करते हैं, स्वेज नहर, अगर हम स्वेज नहर की बात करते हैं, स्वेज नहर का निर्माण पूछेगा, स्वेज नहर का निर्माण। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भूल जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण कब होता है, गांधी जी के जन्म के समय होता है। ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण गांधी जी के जन्म के समय होता है। सुन लिए सब लोग, स्वेज नहर का निर्माण गांधी जी के जन्म के समय होता है। स्वेज नहर का निर्माण ध्यान रखिएगा, गांधी जी के जन्म के समय, गांधी जी के जन्म के समय, गांधी जी के जन्म के समय स्वेज नहर का निर्माण होता है। स्वेज नहर का निर्माण गांधी जी के जन्म के समय होता है। स्वेज नहर का निर्माण गांधी जी के जन्म के समय होता है। स्वेज नहर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना, अरे गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869 में। कब होता है, 1869 के अंदर, इसी समय स्वेज नहर बनी थी। और स्वेज नहर का निर्माण करता कौन हो जाएगा, इसका निर्माण करता, इसको बनाने वाला कौन सा देश है, तो फ्रांस है। फ्रांस के द्वारा स्वेज नहर को बनाया गया था। और स्वेज नहर जोड़ने का काम भी करती है। एक प्रकार का स्वेज नहर, एक प्रकार का क्या है, जलमार्ग है। स्वेज नहर एक प्रकार का जलमार्ग है जिस पर बंदरगाह बने हैं। और कितने बंदरगाह बने हैं, तो स्वेज नहर पर 2 बंदरगाह बने हैं। 2 बंदरगाह, एक बंदरगाह का नाम हो जाएगा पोर्ट सईद। क्या नाम होगा, एक बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, और एक दूसरे बंदरगाह का नाम हो जाएगा पोर्ट स्वेज।
एक का नाम है पोर्ट सईद और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, पोर्ट स्वेज हो जाएगा। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। और आगे समझिए, आगे देखिए एक प्रश्न और बनेगा, जो हमारी स्वेज नहर है, स्वेज नहर, जो हमारी स्वेज नहर ये किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ने का काम करती है। और किसको जोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर जोड़ती है किसको, तो जोड़ती है भूमध्य सागर को। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, तो लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जब स्वेज नहर जल को छोड़ती है तो स्वेज नहर किसी न किसी को अलग भी करती होगी। स्वेज नहर अलग करती है, स्वेज नहर अलग करती है किसको, तो ध्यान रखिएगा मिस्र को अलग करती है। मिस्र को, मिस्र को अलग करेगी। एक द्वीप है जिसका नाम है सिनाई, मिस्र को सिनाई से क्या करती है, अलग करती है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, स्वेज नहर की पूरी जानकारी इसको लिखिएगा, हर जगह काम आएगी। लिखिए जल्दी से, तो समय दे रहे हैं, लिखिएगा। स्वेज नहर की पूरी जानकारी है, ये समय दे रहे हैं, नोट करिए इसको। ठीक है सर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आभार आपका तभी हम सुनेंगे जब आप बढ़िया से नौकरी ले लेंगे पढ़ के मुझसे, ठीक है। तब मुझसे मिलिएगा तो मुझे और ज्यादा बेहतर महसूस होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट करिए, सब लोग नोट करिए। तो हर जगह ये स्वेज नहर के बारे में पूरी थ्योरी है, A to Z पूरी थ्योरी है। इसको नोट कर लीजिए, सारी बात मैंने लिख दिया है स्वेज नहर के बारे में। सर लिख लिए हैं, फिर से लिख, अरे अच्छा फिर से क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। जो लोग नहीं लिखे वो तो लिख लीजिए। सर रिपीट क्या करें इसमें बताइए। स्वेज नहर का निर्माण गांधी जी के जन्म के समय होता है। स्थापना 1869, यानी गांधी के जन्म का मतलब 1869। निर्माण करता कौन है, तो फ्रांस है। स्वेज नहर एक प्रकार का जलमार्ग है और इस पे दो बंदरगाह हैं, एक तो पोर्ट सईद है, दूसरा पोर्ट स्वेज है। तीसरी बात मैंने लिखा है, स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ेगी, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। देखिए जोड़ने का लिखा है। स्वेज नहर अलग करती है किसको, मिस्र को सिनाई से अलग करती है, यही बात है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए बढ़ेंगे। सर सभी जल संधि आया नहीं दीजिए, जल संधि अगर एक भी क्वेश्चन आया तो हम पढ़ा देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहां पर है, देहरादून। प्रश्न करेगा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये है कहां पर, तो भैया याद रखिएगा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये है कहां पर, ये देहरादून के अंदर है। और वन अनुसंधान संस्थान से एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट को हम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रति कितने वर्ष के अंतराल पर आती है, तो प्रति 2 साल पर आती है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने साल पे आती है, तो प्रति 2 साल पे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को लाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर ये कहां पर पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, शेर, जिराफ, बाइसन ये सब कहां पर होते हैं, पर्णपाती वनों में होते हैं। और आगे देखिए प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। गेहूं रबी की फसल है, बात तो ठीक है। चावल खरीफ की फसल है, जौ रबी की फसल है, चना खरीफ, चना खरीफ की नहीं भैया, चना किसकी फसल है, तो ये रबी की फसल है। चना किसकी फसल है, तो रबी की फसल है। चना, मटर किसकी फसल है, बताइए, मटर, मटर किसकी फसल है, और मक्का किसकी फसल है, मक्का। और ध्यान रखिएगा मटर किसकी फसल है, मक्का किसकी फसल है। और ध्यान रखिएगा ईख, बताइए ईख का मतलब क्या होता है, गन्ना, गन्ना किस प्रकार की फसल है। प्रश्न करेगा आपसे कपास कैसी फसल है, कपास, कपास कैसी फसल है, जवाब करिए कमेंट में सारा कुछ। सर रवि है। मटर कैसी फसल है, तो मटर रवि की फसल है, मटर कैसी है, तो रवि की फसल। मक्का पूछेगा तो खरीफ की फसल है। और गन्ना और कपास की बात करेगा तो इसको नकदी फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको नकदी फसल के नाम से जानते हैं। हाँ भैया, आलू पूछेगा आपसे, आलू कैसी फसल है, तो आलू भी एक प्रकार की कैसी है, आलू भी एक प्रकार की नकदी फसल है। आलू एक प्रकार की कैसी फसल है, तो आलू एक प्रकार की नकदी फसल है। अगर आपसे पूछेगा मूंगफली, मूंगफली कैसी फसल है, इसका जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में सब लोग। मूंगफली किस प्रकार की फसल है, जवाब करिएगा। सर पीरियोडिक टेबल करवा देंगे, एक बार तो मैंने कराया है पीरियोडिक टेबल को, एक बार मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ है इसी क्वेश्चन बैंक में, ठीक है ना। दोबारा क्वेश्चन आने दीजिए, करा देंगे। ये बताइए, ये हमने क्या बोला है अभी, मूंगफली बोला है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है, जवाब करिएगा। कुछ लोग रबी बता रहे हैं, कुछ खरीफ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, मतलब कुछ भी जवाब दे रहे हैं आप लोग। मूंगफली ढूंढ लीजिएगा सब लोग, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कृषि, मूंगफली ढूंढ लीजिएगा सब लोग, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया, आगे निम्नलिखित में से कौन सा यानी पर्यावरण के लिए सुलभ, सब लोग ठीक है, बता रहे हैं, मतलब कुछ भी करिएगा। हमने क्या बोला है अभी, मूंगफली बोला है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है, जवाब करिएगा। कुछ लोग रबी बता रहे हैं, कुछ खरीफ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, मतलब कुछ भी जवाब दे रहे हैं आप लोग। मूंगफली ढूंढ लीजिएगा सब लोग, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विधा इको फ्रेंडली है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के लिए सुलभ, पर्यावरण के लिए सुलभ खेती की अगर हम बात करते हैं, सुलभ पर्यावरण के लिए सुलभ खेती कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक खेती पर्यावरण के लिए सुलभ खेती हो जाएगी। ऑर्गेनिक खेती पर्यावरण के लिए सुलभ खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण के लिए। प्रश्न करेगा 100% ऑर्गेनिक स्टेट, प्रश्न करेगा आपसे 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब घबराइएगा नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, 100% जैविक राज्य की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब जैविक स्टेट माने क्या है, राज्य। 100% जैविक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम होगा। 100% जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। हाँ, यहां से एक बात याद रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा 100% जैविक यूनियन टेरिटरी,
100% जैविक। अगर हम यूटी की बात करते हैं, यूटी 100% जैविक यूटी कौन सा हो जाएगा, तो ये लक्षद्वीप होगा। 100% जैविक यूटी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। जैविक स्टेट की बात करेगा तो सिक्किम, और जैविक यूटी की अगर बात करा तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर टमाटर कैसी, जिस फसल को हम रख ना पाए, ठीक है, जिसका हम भंडारण न कर पाए, जिसको हम रख ना पाए, वो किस तरह की फसल है, तो नकदी फसल होती है, उसको हम तुरंत काट कर बेचना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ज्वार कैसी फसल है सर, ज्वार का मतलब होता है खरीफ। ज्वार कैसी, ज्वार देखिए बारिश का मौसम आ रहा है, अब खेतों में आप लोग क्या लगाएंगे, ज्वार लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, बाजरा, बाजरा, ज्वार, और क्या लगाएंगे, बाजरा। ज्वार को आप लोग क्या कहते हैं बिहार में बताइए, चरी कहते हैं। चरी सुना है आप लोगों ने, चरी सुना आप लोग, क्या है चरी, चरी सुनते हैं, चरी, हाँ गाय को जो खिलाते हैं, चरी सुनते हैं आप लोग, हरा सब्जी नहीं, हरा सब्जी अलग हो जाएगा, चरी सुने आप लोग, चरी, हाँ चारा बोल, हाँ सर सुने हैं, सुने नहीं, कुछ लोग नहीं सुना है, कुछ लोग सुना है। ठीक है, सुनिएगा, जो ज्वार और बाजरा होता है, ज्वार को ही हम चरी का नाम देते हैं, चरी का नाम देते हैं। ज्वार और बाजरा ये दोनों किसकी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। ज्वार और बाजरा कैसी फसल है, तो खरीफ है, बना लीजिएगा। ज्वार और बाजरा, हाँ सर सुने हैं, ज्वार और बाजरा कैसी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। हाँ, जो रोहतास का होगा, जो भभुआ का होगा, कैमूर का होगा, या फिर बक्सर का होगा, छपरा का होगा, वो सुना होगा। ठीक है, जो सारण का होगा वो भी सुना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जितना भी इलाका के लोग हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि छेरी किसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी तो पूर्वी बिहार के लोगों में तो कुछ और ही बोला जाता होगा, मुझे लगता है, जहाँ तक पटसन होता, पटसन अलग है जी, पटसन लिख देता है तुरंत तर्ड से। चलिए इसको बना लीजिएगा, मकैया, मक्का को, हाँ अच्छा, गाय मकई बोलते हैं आप लोग, मकैया। चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न प्राकृतिक, चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न, प्राकृतिक कारणों से चट्टान का टूटना क्या कहलाएगा, अनावृत होना कहलाता है। अनावृत का मतलब देखिए, ये जो वृत्त है, चट्टान एक गोलाकार में होती है, ठीक है, अगर ये टूट गई तो अनावृत हो गया। आगे देखिए प्रश्न दिया आपका, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं देता है, पालक। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि क्या होता है, आयरन होता है। पालक में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाया जाता है, पालक खाया जाता है। और आगे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अंधे लोग क्या खाएंगे, तो कच्ची पूड़ी खाते हैं, ऐसा सीखिए इसको। अंधे लोग क्या खाते हैं, कच्ची पूड़ी, यानी कि क्या हो जाएगा, कुच्ची पूड़ी। यानी मोटिवेशन बना है जी आज भी, है हमें तो लगा था नहीं आएंगे। चलिए क्या बनाए, रात में दाल चावल चोखा बना दिए। कुच्ची पूड़ी, रोटी नहीं बनाने आता है, पटना में तब तो रहना व्यर्थ है, बताइए। कुचिपुड़ी बना लीजिएगा, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। और आगे समझिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे दिया है आपका, ओडिसी कहाँ का हो जाएगा, ओडिशा का। ओडिसी कहाँ का हो जाएगा, ओडिशा का। और कथकली कहाँ का हो जाएगा, तो केरल का हो जाएगा। भैया ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे तमिलनाडु, प्रश्न करेगा आपसे तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन सा है, तो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। केरल के अंदर आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा। प्रश्न करेगा आपसे, मोहिनी अट्टम लिखा तो नहीं है ना, नहीं, मोहिनी अट्टम कहाँ का होगा। अगर मोहिनी अट्टम की बात करते हैं, कहाँ का हो जाएगा, तो केरल का हो जाएगा। अगर हम कत्थक की बात करते हैं, कत्थक कहाँ का होगा, तो कत्थक आपका हो जाएगा उत्तर भारत का, कत्थक आपका उत्तर भारत का है। और सत्रिया की बात करेंगे, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, तो आसाम का हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का है, तो आसाम का होता है। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, आसाम का हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न और करेगा आपसे, सत्रिया कहाँ का है, आसाम। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, तो मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। अब ध्यान रखिएगा, क्लासिकल डांस, जो क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस की कुल संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, क्लासिकल डांस की कुल संख्या कितनी है, तो 8 होती है। भारत में क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, 8। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 है। इसको देखिए हम हिंदी में लिख रहे हैं, भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करेगा, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हो जाएंगे। याद रखिएगा, भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य या फिर क्लासिकल डांस कितने हैं, तो 8 हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न है आपका, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न है आपका, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना आमेजन निम्नलिखित में से किस देश। सीधे पूछने का मतलब इसका क्या है, आमेजन। आमेजन सीधा तौर पे आप उत्तर दे सकते हैं, कहां पर है, ब्राजील के अंदर। अगर हम आमेजन नदी की बात करते हैं, हमने इसके बारे में आपसे चर्चा किया हुआ है। अगर हम आमेजन नदी की बात करेंगे, आमेजन नदी, तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक चौड़े घाट की नदी, विश्व की सर्वाधिक चौड़े घाट की नदी, विश्व की सर्वाधिक चौड़े घाट की नदी कौन सी हो जाएगी, तो आमेजन। विश्व की सर्वाधिक चौड़े घाट की नदी कौन सी, आमेजन। आमेजन नदी कहां से निकलती है, आमेजन नदी भैया पूछेगा आपसे, निकलती है कहां से, आमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है। आमेजन नदी कहां से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। आमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है। और आमेजन कहां पर गिरती है, आमेजन नदी निकलती एंडीज से है। और आमेजन गिरती कहां पर है, आमेजन नदी गिरती है कहां पर, गिरती है कहां पर, तो मकापा के पास गिरती है, मकापा के पास गिरती है, मकापा के पास। मकापा एक प्रकार का स्थान है, और ये जगह कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, ये नदी गिरती है कहां पर, कैरिबियन सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है, कैरिबियन सागर के अंदर गिरती है। आमेजन नदी कहां पर गिरेगी, तो कैरिबियन सागर। आमेजन नदी का डेल्टा जो है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। और सबसे अधिक चौड़े घाट की नदी कौन सी, आमेजन। आमेजन का जो बेसिन है, आमेजन का बेसिन, आमेजन का जो बेसिन है, इसमें एक वन पाया जाता है जिसको हम सिलवास के नाम से जानते हैं। प्रश्न करेगा आपसे, सिलवास वन कहां पर पाए जाते हैं, तो आमेजन के बेसिन में पाए जाते हैं। क्या सब लोग समझ गए इस बात को। ठीक है सर, मौसम बदलने का कारण बताएंगे, मौसम बदलने का कारण, फिर इसको नोट करिए, ये वाली बात नोट करिए सर। 2 मिनट लिखने के लिए मतलब समझ रहे हैं ना। और अगर 100 क्वेश्चन पे 2 मिनट अगर देंगे, तो 200 मिनट तो आप ही लोग ले लेंगे। 200 मिनट का अगर हम आपको दे देंगे, बताइए हम कैसे पढ़ा पाएंगे। इसको बना लीजिएगा, चलिए बनाइए इसको। सर शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। अच्छा, अरे एक तो छऊ जोड़ा गया अभी, वो अर्थशास्त्री है। इसको लिख देते हैं हम कहीं पे, कहाँ लिख दें, इधर ही लिख देते हैं।
जो अभी छऊ जोड़ा गया ना, छऊ ध्यान रखिएगा, जो छऊ जोड़ा गया पूरी जानकारी रखा करिए आप लोग ना। छऊ जोड़ा गया, छऊ कहाँ का है तो उड़ीसा का है। जो छऊ जोड़ा गया इसको हम अर्धशास्त्री बोलते हैं, इसको हम अर्धशास्त्री के नाम से जानते हैं। अभी ये आधा शास्त्री हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ है जी। आपसे पूरा शास्त्री खाली लिख के पूछेगा तो आपका उत्तर 8 ही होगा। छऊ अभी जोड़ा गया है, ठीक है ना, उड़ीसा का हो जाएगा छऊ, इसको अभी जोड़ा गया है, जोड़ा गया और अपने आप में ये क्या है तो अर्धशास्त्री है, आधा शास्त्री है, पूरा शास्त्री नहीं है। सर नदी का उद्गम, नदी का उद्गम, उद्गम स्थल ही कहते हैं नदी के उद्गम को। 5 ईयर प्लान के लिए परेशान नहीं होइए भैया, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान आप लोग हम पढ़ा देंगे। क्वेश्चन बैंक का कितना पेज चल रहा है वो? 624 नंबर पेज है, पेज ध्यान रखिएगा, पेज 624 पेज नंबर 624। सर पंडवानी, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। मुझसे टेस्ट लेते हो क्या तुम लोग मेरा भाई? इतना क्वेश्चन करते हो कि टीचर को फंसाते हैं आज मिलकर सब लोग, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, आप लोग इतने लोग हैं, अगर एक विद्यार्थी अगर 2 क्वेश्चन भी दागेगा तो मेरे पास लगभग गूगल थोड़ी है। चलिए बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे, आगे प्रश्न दे रखा है, आगे आगे प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर। नाटो से भैया समझिए, सुनिए, प्रश्न पूछेगा नाटो से, अगर अगर नाटो से प्रश्न करा, अगर नाटो से प्रश्न पूछा तो ध्यान रखिएगा, नाटो, नाटो की जो स्थापना है, स्थापना, नाटो की स्थापना सन 1949 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो ब्रुसेल्स के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर है। नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक। देखिए हम लिख दे रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नाटो के फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और नाटो में शामिल देश की अगर हम बात करते हैं, नाटो में शामिल देश ओवरऑल कितने हो जाएंगे तो इस समय 32 देश हैं। नाटो में शामिल देश कितने हैं तो 32। नाटो के अंदर शामिल 31वां देश पूछेगा और नाटो में शामिल आपसे 32वां देश पूछेगा, ठीक है। नाटो में शामिल 31वां देश कौन सा है तो फिनलैंड है। नाटो में शामिल 31वां देश फिनलैंड है। और नाटो में शामिल 32वां देश पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? नाटो में शामिल 31वां देश कौन सा है तो फिनलैंड, और 32वां कौन सा हो जाएगा तो स्वीडन हो जाएगा। नाटो के अगर हम समिट की बात करते हैं, नाटो का जो सम्मेलन है, सम्मेलन, नाटो का सम्मेलन, इसका सन 2024 में आयोजन, नाटो सम्मेलन का सन 2024 में आयोजन कहां पर होता है? इसका आयोजन होता है आपका अमेरिका के अंदर। इसको बना लीजिएगा, 25 वाला आयोजन प्रस्तावित है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हमने इसको बता दिया। सर सिंधु नदी, क्या सिंधु नदी? सर आपका नेम क्या है? ये क्या पूछ दिया भाई, पहली बार देख रहे हैं मुझे। इसको बना लीजिएगा, 25 वाला आयोजन प्रस्तावित है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हमने इसको बता दिया। सर सिंधु नदी, क्या सिंधु नदी? सर आपका नेम क्या है? ये क्या पूछ दिया भाई, पहली बार देख रहे हैं मुझे। सर फास्ट पढ़िए, पीओकी खत्म करना है। हाँ भाई फास्ट पढ़ाएंगे। चलिए चलिए आगे बढ़े। सर आज बोले थे आप खत्म कर देंगे, अरे शेड्यूल ही गड़बड़ा गया मेरा। हम तो आज लक्ष्य ही बनाए थे खत्म करने का, बीच में सर आ गए। कोई नहीं, खत्म होगा एक ना एक दिन। एक दिन क्या मतलब 1 से 2 दिन में खत्म होगा, ठीक है। चलिए सर आज पूरा पढ़ा दीजिए, कोशिश है मेरी। आगे देखिए प्रश्न दिया गया, अंतरराष्ट्रीय सर्वक्षमता के लिए पूछ रखा है, यह एक मानव अधिकार समूह है। अंतरराष्ट्रीय जो एमनेस्टी, अच्छा ये पूछ रहे थे आप लोग एक दिन ना, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय लंदन के अंदर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा तो लंदन के अंदर हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर। स्थापना कब होती है जी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब होती है? 1900 कब? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना होती है सन 1961 के अंदर। नोट कर लीजिएगा, एक दिन पूछ रहे थे बहुत सारे लोग। स्थापना होती है 1961 के अंदर, मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। अगर मानवाधिकार की बात करते हैं, अगर हम बात किसकी करते हैं, मानवाधिकार, मानवाधिकार जो था ये सबसे पहले आया था। मानवाधिकार आया कब था? आया था सन 1946 में। मानवाधिकार आया था सन 1946 के अंदर। और मानवाधिकार कहां पर आया था? अमेरिका के अंदर आया था। 1946 में मानवाधिकार आता कहां पे है तो अमेरिका के अंदर। और भैया ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है, घोषणा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा ये कब होती है? 10 तारीख दिसंबर को होती है। 10 दिसंबर सन 1948 को होती है। इसलिए 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, इसलिए 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए 10 दिसंबर को हम क्या करते हैं तो मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम। 10 दिसंबर को, 10 तारीख को मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर मानवाधिकार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी स्थापना कब करी गई? इसकी स्थापना करी गई सन 1993 के अंदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई सन 1993 के अंदर। सर कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, आपको सब गुस्सा कर, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं। सर आप छोटे गूगल हैं, इतना हम बता रहे हैं, गूगल बता पाएगा इतना तेज? छोटा गूगल बोल दिया मुझे। सर आपसे पढ़ते हैं तो नींद नहीं आती? काहे नींद आएगी बताइए? बोले थे ना सपने अधूरे, नींद तो इसे भी नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे दिया है, आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किससे होती है? तपेदिक से होती है। तपेदिक का मतलब होता है टीबी।
ध्यान रखिएगा, तपेदिक का मतलब है टीबी। तपेदिक जो बीमारी है, तपेदिक, अगर हम तपेदिक की बात करते हैं, तपेदिक, तपेदिक का मतलब होता है टी और बी। इसी को हम यक्षमा के नाम से जानते हैं, इसी को हम यक्षमा के नाम से जानते हैं। तपेदिक का टीबी और यक्षमा, इसी को हम यक्षमा के नाम से जानते हैं। टीबी से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? टीबी से प्रभावित अंग की अगर हम बात करते हैं, टीबी से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? टीबी से प्रभावित अंग पूछेगा तो कौन सा होता है? फेफड़ा होता है, फेफड़ा। टीबी से प्रभावित अंग फेफड़ा। टीबी किससे होता है? तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। और टीबी का जीवाणु क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, टीबी के जीवाणु को हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है जो कि टीबी रोग का क्या होता है? वाहक होता है। ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, टीबी जो तपेदिक जो होता है, तपेदिक का जो जीवाणु होता है, जो कीटाणु होता है, ये किसको खाता है? तो तपेदिक का जो जीवाणु होता है, ये नुकसान किसको पहुंचाता है? नुकसान। देखिए, फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम है प्लूरा। इस प्लूरा झिल्ली को क्या करता है? प्लूरा को काट देता है, ठीक है, जिससे फेफड़ा क्या होता है? खराब हो जाता है। ऐसे इस प्रकार के रोग को हम बोलते हैं टीबी। चलिए आगे प्रश्न दिया है आपका, आगे आगे देखिए, प्रश्न दिया है, आगे दिया है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? ठंडे प्रदेश में होते हैं आर्किड। आर्किड ठंडे प्रदेश में। सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो आर्किड का होता है। आगे सत्यजीत रे फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो का संबंध किससे? चित्रकारी से। मोनालिसा नामक चित्रकारी जो है, मोनालिसा, मोनालिसा जो है, मोनालिसा, मोनालिसा कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। मोनालिसा एक प्रकार की चित्रकारी है। और इस चित्रकला को किसने बनाया था? मोनालिसा को बनाया था किसने? मोनालिसा को बनाया था। कौन बनाया था? ध्यान रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था किसको? मोनालिसा को। मोनालिसा एक प्रकार की चित्रकारी है और इसको बनाने वाले कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा एक प्रकार की चित्रकारी है जिसको बनाने वाले कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची है, लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा एक प्रकार की चित्रकारी है। सर जितने भी लोग वहां पे पढ़ रहे हैं भैया लोग, उनको उठाकर एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, अरे अभी सब नहीं दिखेगा, लास्ट में दिखेगा, समझ गए ना? इसे नहीं दिखता है सब, दिखा के पड़ेगा तो फिर समझा नहीं जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न दिया है, आगे कि धारावाहक तार कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल। धारावाहक तार को हम क्या बोलते हैं? तो न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। और आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये तो रट लीजिएगा आप लोग। हमने बताया था आपको 22 मार्च, 22 मार्च। एक हमने बताया था आपको 22 अप्रैल बताया था। और एक तीसरा मैंने बताया था आपको 22 मई। 22 मार्च, अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इन तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को हम बोलते हैं विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और आगे 22 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल क्या है? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च क्या है? तो जैव विविधता दिवस। 22 मार्च क्या है? जैव विविधता दिवस। 22 मार्च हो जाएगा जैव विविधता दिवस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न है आपका, योग दर्शन का संबंध किससे हो जाएगा? तो पतंजलि से हो जाएगा। पतंजलि, महर्षि जैमिनी ने कौन सा दर्शन दिया था? जैमिनी का दर्शन कौन सा हो जाएगा? दर्शन। कोई बताएगा जैमिनी ने कौन सा दर्शन दिया था? पाणिनि पूछेगा संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हो जाएंगे? संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? जनक तो ध्यान रखिएगा पाणिनि हो जाएंगे, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक है, पाणिनि। गौतम ने क्या दिया था? तो ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम थे। और ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन को दिया था किसने? जैमिनी ने। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा सांख्य दर्शन को दिया था किसने? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को देने वाले कौन थे? जैमिनी। सांख्य दर्शन को दिया था किसने? जैमिनी ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन दिया था किसने? तो जैमिनी ने दिया था। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न दिया है आपका। सर मेरा कमेंट अब तक पहुंच रहा है कि नहीं? एकदम पहुंच रहा है भैया, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? उदयपुर, पूसा, सब जगह है जी। बायोगैस प्लांट की बात करेंगे, सब जगह पर है। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? जवाब करिए तो। बायोगैस का, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? इसका जवाब करेंगे। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। मीथेन को हम क्या कहते हैं? CH4 के नाम से जानते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। इसको हम CH4 कहते हैं। खूब तेजी से टाइप कर रहा है सब, ठीक है, बहुत तेजी से टाइप करें। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? तो मीथेन। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न कृषि पर आधारित जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो अल्प विकसित। सोचिए कृषि अब उतना बेहतर रह नहीं गया है, तो कृषि वाली जो जनसंख्या होगी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लाएगी? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था लाएगी। और भैया ध्यान रखिएगा उद्योग आधारित जो जनसंख्या होती है, उद्योग पर आधारित, उद्योग पर जो जनसंख्या क्या होती है? आधारित होती है, आधारित, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाती है। और भैया ध्यान रखिएगा सरकारी और निजी, सरकारी और निजी सबके बारे में बता रहे हैं। सरकारी और निजी, सरकारी और निजी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होती है, सरकारी और निजी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, सरकारी और निजी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, ये किस प्रकार की है? तो मिश्रित है। ध्यान रखिएगा प्रश्न करेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी, पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों को अगर मिश्रित करेंगे तो यहाँ से अर्थव्यवस्था जो निकल के आएगी ये विकसित अर्थव्यवस्था निकल के आती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था ध्यान रखिएगा मिश्रित समाजवादी है। भारत की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर अर्थव्यवस्था मिश्रित समाजवादी। भारत के अंदर अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर अर्थव्यवस्था पूछेगा तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पर होती है? तो भारत के अंदर होती है। भारत के अंदर अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न है कि गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं कौन से? तो गिफिन में घटिया माल, जितने भी सामान खराब होते हैं उनको हम गिफिन का नाम देते हैं। निर्यात करने में घटिया माल, जितने व्यवस्था
मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न है कि गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं कौन से? तो गिफिन में घटिया माल, जितने भी सामान खराब होते हैं उनको हम गिफिन का नाम देते हैं। निर्यात करने में जितने भी सामान खराब होते हैं उनको हम गिफिन का नाम देते हैं। सीधे याद करिएगा, गिफिन वस्तु का मतलब खराब सामान। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है? रैम नहीं है, ध्यान रखिएगा, रैम बाकी सब द्वितीयक है। रैम को छोड़ के बाकी सब द्वितीयक है, क्योंकि रैम को हम प्राथमिक यूनिट कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसको हम प्राथमिक यूनिट कहते हैं, प्राथमिक यूनिट के नाम से कौन जाना जाता है? रैम। और आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप टेक्सटाइल मैनेजमेंट संस्थान कहां पर है? तो कोयंबटूर के अंदर है। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा मार्केट होता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहां पर हो जाएगा? तो कोयंबटूर के अंदर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहां पर? कोयंबटूर के अंदर। प्रश्न करेगा अहमदाबाद से भारत का मानचेस्टर कहां पर है? भारत का मानचेस्टर कहां पर हो जाएगा? तो भारत का मानचेस्टर हो जाएगा आपका अहमदाबाद के अंदर। प्रश्न करेगा वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो इंदौर है। प्रश्न करेगा वाटर प्लस सिटी की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? इंदौर। माही नदी की बात करते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। सारी बातें बनाइएगा, जो आप नहीं पढ़े उसको नोट करिएगा। ठीक है, जो बात आप नहीं पढ़े हैं। सर मैनचेस्टर इंग्लैंड में, हाँ भी हमने कई बार बताया है, 1-2 बार नहीं, हमने कई बार इसकी चर्चा किया हुआ है। सर हम 12 घंटा काम करके 4 घंटे, देखिए काम करते हैं ना, आप खाली तो नहीं बैठते हैं ना। ठीक है, बढ़िया बात है भैया, 4 घंटे की मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ठीक है, 12 घंटे काम करने के बाद पढ़ाई का अगर समय मिलता है तो पढ़िए। ठीक है ना, वही पढ़ाई आपके काम आएगी। सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते आप, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसा जीतन कुमार बोल रहे हैं। चलिए बना लीजिएगा। चंदन है, मोहित है, सांची है, और कौन है भैया? नीरज है, तन्नू कुमारी है, निक्की है, रोशन है, लक्ष्मी है। अब सब कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। अनुपमा है, गोविंद है, सबका नाम ले लिए एक साथ हम। चलिए पढ़ाई करेंगे अब। ठीक है, चलिए कितना तेजी से कमेंट कर रहा है देखिए। आगे देखिए प्रश्न दिया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा के आगे देखिए प्रश्न दिया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग जो है आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो भैया अपना इस्तीफा भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही समर्पित करते हैं। आगे देखिए प्रश्न, महिलाओं के लिए 35 इस्तीफा भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही समर्पित करते हैं। आगे देखिए प्रश्न, महिलाओं के लिए 35% राज्य में आरक्षण विधेयक में 35% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका संबंध संसद से है कि संसद विधानसभा न्यायपालिका का, या फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। और ध्यान रखिएगा, नारी बंधन एक विधेयक पेश किया गया था। नारी बंधन विधेयक आपने कभी सुना भी होगा, एक विधेयक पेश किया गया था, नारी बंधन विधेयक। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा विधेयक था? अगर हम विधेयक की बात करते हैं, ये विधेयक था कौन सा? तो 106वां विधेयक था। और ये कौन सा अधिनियम? 128वां विधेयक था। 128वां विधेयक था। और ये कौन सा अधिनियम था? ये अगर हम अधिनियम की बात करते हैं, अधिनियम कौन सा? तो 128वां अधिनियम था। अधिनियम की बात करते हैं, 128वां अधिनियम, 128वां। प्रश्न करेगा नारी बंधन अधिनियम में आरक्षण की अगर बात करते हैं, आरक्षण कितना? तो 33% का आरक्षण दिया गया। कहां पर दिया गया? तो आरक्षण एक तो लोकसभा के अंदर दिया गया, लोकसभा के अंदर, और आरक्षण कहां पर दिया गया? तो राज्यसभा के अंदर दिया गया। आरक्षण लोकसभा के अंदर और कहां पर दिया गया? राज्यसभा। पहला लोकसभा और दूसरा कौन सा है? तो राज्यसभा है। आरक्षण कहां पर? लोकसभा और कहां पर दिया गया? राज्यसभा के अंदर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सर सर्वजीत है वहां पे, क्या पूछ रहा है? देखना होगा, इसको बना लीजिएगा। विधानसभा में किसे आरक्षण होगा? इसको बनाइए हम। अच्छा ये, हाँ हाँ यहाँ पे बनाइए ना इसको, क्या हम भी लिख दे, इसको बना लीजिएगा विधानसभा, इसको बना लीजिएगा। हाँ यहाँ पर विधानसभा ही होगा, लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा में आरक्षण की क्या जरूरत है? वहां पे ऑलरेडी मनोनीत होते हैं लोग। इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न, यही ना बोल रहे थे? हाँ, आगे देखिए प्रश्न दिया है, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, प्रश्न करेगा द पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। प्रश्न करेगा आपसे आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने किया था। प्रश्न करेगा आपसे धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन है? दादा भाई नेहरू जी। पत्रिका कौन सी? तो राष्ट्रगुप्ता। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेहरू जी। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस के सबसे बड़े अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करेगा गोपाल कृष्ण गोखले सन 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे और गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये किस दल से थे? नरम की गरम, तो नरम दल से थे। एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करेंगे तो याद रखिएगा। निर्णायक मत क्या होता है? जब दोनों पक्षों में मत सहबद्ध या टाई हो जाते हैं, इस मत को हम क्या कहते हैं? निर्णायक मत कहते हैं। ध्यान रखिए, एक प्रश्न यहां से नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कि धन विधेयक पर मत बराबर होने, एक सेकंड, संयुक्त अधिवेशन में प्रश्न करेगा आपसे, संयुक्त अधिवेशन में जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाए तो संयुक्त अधिवेशन में मत बराबर होने की स्थिति में, संयुक्त अधिवेशन में मत बराबर होने की स्थिति में, संयुक्त अधिवेशन में मत बराबर होने की स्थिति में ध्यान रखिएगा, स्थिति में क्या होता है? निर्णायक मत दिया जाता है।
निर्णायक मत देता है, और निर्णायक मत कौन देगा? तो भैया स्पीकर देता है, स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष देता है। अगर संयुक्त अधिवेशन है, अगर संयुक्त अधिवेशन है तो ध्यान रखिएगा संयुक्त अधिवेशन में निर्णायक मत कौन देगा? तो ध्यान रखिएगा स्पीकर। प्रश्न करेगा आपसे दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल पूछ रहा है कि स्टूडेंट की संरचना किसकी है? तो दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की रचना है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना हो जाएगी, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका राज्य का समूचा प्रशासन, कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका राज्य का समूचा प्रशासन कौन देखता है? राज्यपाल। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। आगे प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो मानव शरीर के लिए भैया हमने एक बात बताया था आपसे, हमने कहा था कि मानव शरीर की अगर बात करें तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक, मानव शरीर के लिए हमने एक ट्रिक बताया था आपसे, ट्रिक क्या हो जाएगी? तो आ कहना, आ कहना। हमने टेस्ट में इस तरह की बात बताई थी जिसमें आ से क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, आ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ह से, क से क्या होता है? कार्बन होता है, क से क्या है? कार्बन, और ह से क्या है? तो हाइड्रोजन है, ह से क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन होगा, और न से क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन होता है, न से क्या होगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए मानव शरीर में तत्व है सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ है, इसको बना लीजिएगा, बहुत जरूरी बात है, इसको छापिए सब लोग अपनी कॉपी पे, नोट करिएगा इसको, इस बात को नोट कर। सर वीडियो रुक गया, ऐसा नहीं है अभी, नेट अपना चेक करिए, इसको लिख लीजिएगा। सर 200 क्वेश्चन सबको मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा, परेशान नहीं होना। रुक रहा है क्यों? तो ठीक है, वीडियो ठीक हो जाएगा। हाँ, जिसको अगर सॉफ्टवेयर से दिक्कत हो रही है तो रिगार्डेड वीडियो देख लेगा बाद में, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ, बाकी लोग जितने बने हैं ठीक चल रहा है तो देखिए पढ़िए। लिख लेने दीजिए गुरुजी, अरे लिखिए ना, लिखने के लिए तो हम छोड़े ही हैं, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे सर नवादा से हैं, अच्छी बात है भाई, नवादा से। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप को सोखते हैं। ठीक है, ताप के अच्छे सॉरी रोधक होते हैं, रोधक। आगे दिया आपका, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो अनंत देखे जा सकते हैं। दो समांतर दर्पण अगर सीधा हमने लगा दिया तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अनंत बनेगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दो दर्पण को अगर हम 60 डिग्री पे रखें, दो दर्पण को, दो दर्पण को, दो दर्पण को अगर 60 डिग्री पर रखा जाए, 60 डिग्री पर रखा जाए, दो दर्पण को अगर हम 60 डिग्री पर रखते हैं, 60 डिग्री पर रखते हैं, तो यहां से हमारा उत्तर क्या बनेगा? आप समझिए कंसेप्ट। अगर दो दर्पणों को आमने सामने रखा जाए तो ध्यान रखिए इसके लिए एक फार्मूला है, जब दो दर्पण आमने सामने होते हैं इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र क्या हो जाएगा? 360 बटे के थीटा हो जाएगा। 360 बटे के थीटा का मतलब वही कोण, 360 बटे के थीटा। अगर हमारा उत्तर, अगर हमारा यहां से आंसर, अगर हमारा उत्तर क्या आ जाए? सम आ जाए, या फिर हमारा उत्तर क्या आ जाए? विषम आ जाए। अगर हमारा उत्तर यहां से सम आएगा तो हम उस पर एक क्या करेंगे? तो घटा देंगे। अगर हमारा उत्तर सम आएगा तो उसमें एक घटा देंगे, अगर हमारा उत्तर विषम आएगा तो एज इट इज हम उसको आंसर बना देंगे, आंसर लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, कहने का मतलब क्या था समझिएगा सब लोग। देखिए दिया है कि दर्पण को 60 डिग्री पर रखा जाए, दर्पण को क्या किया जाए? 60 डिग्री पर रखा जाए, दर्पण को 60 डिग्री पर रखा जाए। ठीक है, 360 बटे की थीटा, हमने कहा 360 बटे की क्या है? थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है? 60 होता है। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 6 से 36 यानी 6 6 का 36, कितना हुआ? 6। 6 संख्या क्या है? सम है कि विषम है? क्या है जी? 6 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। क्या है? सम है। 6 सम का है? क्या है? क्या है? 2 है, अपवर्तन है, अपवर्तक है 2 का। अच्छा, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए अपने आप में क्या होती है? सम होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए 6, 6 है आपका सम संख्या, 6 सम संख्या है तो एक घटाएंगे, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? 5 होगा। क्या समझ गए सब लोग? सब लोग समझ गए? अगर नहीं समझे हो तो 40 डिग्री का बताइए सब लोग। 40 डिग्री पर, 40 डिग्री पर दर्पण रखे गए हैं, दर्पण पर कितना प्रतिबिंब बनेगा? 40 डिग्री पर प्रतिबिंब कितना बनेगा? जवाब करिए सब लोग। 40 डिग्री दर्पण रखे गए हैं, इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा? 9 बता रहा है, 9 बता रहा है। 40 डिग्री पर कितना बनेगा? 40 डिग्री पर कितना बनेगा? 40 डिग्री पर ध्यान रखिएगा, हमने कहा 360 बटे की थीटा, 360 बटे की क्या होगा? थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है भैया? 360 बटे की क्या हो जाएगा? 40, कट जाएगा 4 नमा क्या होता है? 36। 9 संख्या सम है कि विषम? संख्या क्या है? विषम है, तो क्या एक घटाएंगे? नहीं घटाएंगे, विषम संख्या में हम एक घटाते ही नहीं, 8 लेकिन मतलब मारेंगे तुम लोग को। ठीक है ना, अब देखो संख्या जब विषम नहीं है, संख्या जब विषम है तो इसमें से हम घटाएंगे क्यों? नहीं घटाएंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? 9 होगा। अब जरा जवाब करिएगा, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा दर्पण कितने डिग्री पर रखे गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, दर्पण रखे गए हैं कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर रखे गए हैं। 30 डिग्री पर दर्पण को रखा गया है, 30 डिग्री पर रखा गया है। उत्तर जरा बताइए क्या होगा? दो दर्पण को 30 डिग्री पर झुका के रखा गया है, अब उस पर बनने वाला फिगर कितना बनेगा? सर 11 बनेगा। कितना बनेगा? 11, क्योंकि 30 डिग्री पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा 360 बटे के क्या हो जाएगा? 30, यहां से काटेंगे और ये क्या होगा? 12 होगा। 12 अपने आप में क्या है? सम संख्या है। जब 12 सम संख्या है तो सम संख्या में से हमेशा एक घटाएंगे, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? 11 होगा। क्या सब लोग बना पा रहे हैं इसको? न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? अरे फिजिक्स समी को पढ़ाना है, न्यूमेरिकल सीख रहे हो ना मेरा पढ़ाया हुआ? न्यूमेरिकल सब पढ़ाएंगे अच्छे से, साउंड का न्यूमेरिकल, लाइट का न्यूमेरिकल, ठीक है, बीमा पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे? स्केलर और वेक्टर पढ़ाएंगे आपको, ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे आपको, सब पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़े। हो गया? सर नहीं समझे, मत समझिए, समझने का प्रयास करेंगे तब तो समझ में आएगा। सीधा मतलब यार 360 बटे की थीटा, वहां से आने वाला उत्तर अगर सम संख्या है तो एक नहीं घटाएंगे, अगर विषम संख्या है, अगर सम संख्या है तो एक घटा देंगे, और विषम संख्या है तो एक को नहीं घटाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सब समझने लायक हम बता दिए हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है सर? हाँ भाई ठीक है, समझने का कुछ प्रयास ही नहीं करता है सर, खाली कहता है कि नहीं आ रहा है।
चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे, दिया जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में लाया जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खो देता है। आगे रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल ग्रह हम किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाल ग्रह बोलते हैं मंगल। मंगल कितने डिग्री पर है, तो 25 डिग्री पर है। ध्यान रखिएगा, मंगल कितने डिग्री पर झुका है, तो 25 डिग्री पर झुका है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के समान ग्रह पूछेगा आपसे, पृथ्वी के ठीक समान ग्रह कौन सा है, तो मंगल है। मंगल के उपग्रह पूछेगा आपसे, उपग्रह मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, 2। एक का नाम हो जाएगा फोबोस और दूसरे का नाम क्या होगा, डिमोस। एक तो उपग्रह कौन सा है, फोबोस, और मंगल का एक उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो डिमोस हो जाएगा। फोबोस और कौन सा होगा, डिमोस हो जाएगा, जिसमें डिमोस क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस होता है। मंगल का ही नहीं, समझिए, देखिए डिमोस से एक बात है, बहुत अच्छी बात, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ये। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, एक सेकंड, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा आपसे, छोटा, तो ये कौन सा हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा आपका डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, आप पढ़ने, क्या पढ़ने भी, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं, कमेंट दिखिए नहीं रहा है पहले मुझे, वहां पे लगता है आंख खराब हो गई है, इधर बोर्ड पे देखने के बाद कमेंट दिख ही नहीं रहा है। बड़ा करेंगे, हाँ कर दीजिए। हम्म, हाँ देखिए ये ठीक है, अब अभी सही है, अब दिख रहा है, अब कमेंट दिख रहा है। सर बजट क्या है, बजट कुछ नहीं है, पैसा जो घर से मिलता है वही बजट है तुम्हारा महीने का। ठीक है, हाँ बजट, जैसे अगर हमें डिसाइड करने की एक महीने में हमें कितना खर्चा करना है, हमारा आय कितना और हमारा व्यय कितना है, ठीक है, तो वही क्या है, बजट है। कोचिंग की फीस, मोबाइल का पैसा इधर उधर, ठीक है, एनआईटी घूमने का पैसा, सारा कुछ पैसा अगर जोड़ देंगे तो हमारा खर्चा हो गया, घर वाले जो दे रहे हैं वो हमारी आय हो गई। आय और खर्चे का विवरण ही क्या है, बजट है, समझ गए, यही बजट है। बजट कितना आसान है भैया। चलिए आगे बढ़े यहाँ से, आगे आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे। आगे प्रश्न है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं ना, 7 रंग होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। कभी आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, तो इंद्रधनुष में जो किरण होते हैं वो सूर्य की किरण ही होती है, ठीक है, जो 7 रंगों में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, बना लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे। आगे प्रश्न है, 2 वेक्टर जिनका नाम अलग है, उनका परिणामी मान शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। जब मान अलग है, वेक्टर का मतलब होता है राशि, तो उनका परिणामी मान शून्य नहीं होगा किसी गैस की। अच्छा ये क्या है भाई, सवाल है ना मैथ वाला, और ये क्या है, प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है, या गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, या फिर यह CO तथा H2 का मिश्रण है। CO देखिए एक प्रकार की प्रदूषक गैस है, कैसी है, प्रदूषक है। CO एक प्रकार की प्रदूषक गैस है, और हम बात किसी कर रहे हैं, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, तो सीधे से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न, हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा तेल है। हाइड्रोकार्बन कहां से प्राप्त होता है, कच्चा तेल से हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है, तो धातु कौन सी हो जाएगी, तो पारा। पारा अन्य धातु के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, पारद बनाएगी। अगर हम पारा की बात करते हैं, पारा, अगर हम पारा की बात करेंगे, पारा, तो ध्यान रखिएगा, हथेली के तापमान पर, हथेली के तापमान पर द्रवित अवस्था में होता है। हथेली के तापमान पर द्रवित अवस्था में होता है। हथेली के तापमान पर द्रवित अवस्था में होता है, कौन होता है भैया, तो ध्यान रखिएगा, हथेली के तापमान पर द्रवित अवस्था में कौन होता है, पारा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो कौन हो जाएगा, है पारा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत, हथेली के तापमान पर द्रवित अवस्था में कौन होता है, पारा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। अगर हम सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक की बात करते हैं, अगर हम अर्धचालक की बात करेंगे तो इसमें एक तो हो जाएगा आपका सिलिकॉन, अर्धचालक कौन सा, एक तो सिलिकॉन, और इसमें दूसरा कौन सा है, तो जर्मेनियम है। सेमी कंडक्टर में एक तो सिलिकॉन है, दूसरा कौन सा, जर्मेनियम। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तो सिलिकॉन है, दूसरा कौन सा, जर्मेनियम। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिस्थापक के रूप में नहीं होता है, भैया अमोनिया का प्रयोग तो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रतिस्थापक के रूप में हम नहीं करते, बाकी सभी का प्रयोग करते हैं। प्रतिस्थापक के रूप में फ्रिज या एसी में कौन सी भरी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट पढ़िए तो सर सबका पढ़िए, नहीं तो किसी का मत पढ़िए। अच्छा मुझे राय दे रहे हैं ये, चलिए ऐसा बोल रहे हैं, कौन, क्या नाम है इसका, पता नहीं, मुझे दिखे नहीं रहा है सामने, कुछ हो गया है क्या, इसीलिए नहीं दिख रहा। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सर हमसे नाराज हैं, ऐसा नहीं है भाई, हम किसी से नाराज कभी हुए हैं आज तक। आगे प्रश्न दिया आपका, किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, हरी सब्जियों में, नारंगी, अंडा, हरी सब्जी में भरपूर लोहा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, हरी सब्जियों में भरपूर लोहे की मात्रा होती है। आगे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश की नहीं होती है। बीज के अंकुरण को देखते हैं, कभी कभी बिया अंकुरित नहीं होता तो उसको हम ढक के रखते हैं और अंकुरित हो जाता है। चना देखें, चना घर में भी ढक के रखेंगे तो उसमें अंकुरण यानी उसमें से अंकुरित निकल आता है अंकुरण, ठीक है। तो किसकी जरूरत नहीं होती, प्रकाश की जरूरत नहीं होती अंकुरण, बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती। हाँ प्रकाश की जरूरत पड़ती कब है, ध्यान रखिएगा, जल की जरूरत कब पड़ती है, जल की जरूरत पड़ेगी, और प्रकाश की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की, जल की, और किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। और कब पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों की जरूरत पड़ती है कब, फोटोसिंथेसिस में पड़ती है, फोटोसिंथेसिस में इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इन तीनों की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है, तो सबसे अधिक तीव्र गति से विसरण कौन करेगा, तो गैस करता है। सबसे तेजी से विसरण का मतलब होता है फैलना, बिखर जाना,
सबसे तेजी से कौन बिखरेगा? तो गैस, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। अगर थोड़ा सा फूक देंगे ऐसे ना, इसे फूक देंगे तो क्या होगा? बिखर जाएगा। सोचिए ये क्या है? पेन हमारी ठोस है, इसके अणु क्या है? आपस में चिपके हैं। क्या इसको हम फूकेंगे तो बिखर रहा है? देखिए फूकेंगे नहीं बिखर रहा है, ठीक है। पानी भी जो होता है, पानी के अणु भी क्या होते हैं? थोड़ा सा पास होते हैं, ठीक है। एकदम से तो दूर नहीं होते, थोड़ा पास होते हैं। उसको भी फूकेंगे तो तुरंत नहीं बिखर जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बिखरेगा। सर CO2 कैसे? CO2 एक प्रकार की कोल्ड गैस है, ठंडी गैस है। आगे देखिए प्रश्न, बिया अंकुरित नहीं होता तो उसको हम ढक के रखते हैं और अंकुरित हो जाता है। चना देखें, चना घर में भी ढक के रखेंगे तो उसमें अंकुरण यानी उसमें से अंकुरित निकल आता है, अंकुरण, ठीक है। तो किसकी जरूरत नहीं होती? प्रकाश की जरूरत नहीं होती अंकुरण, बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती। हाँ, प्रकाश की जरूरत पड़ती कब है? ध्यान रखिएगा, जल की जरूरत कब पड़ती है? जल की जरूरत पड़ेगी और प्रकाश की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की, जल की, और किसकी जरूरत पड़ेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों की जरूरत पड़ती है। और कब पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों की जरूरत पड़ती है कब? फोटोसिंथेसिस में पड़ती है, फोटोसिंथेसिस में इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इन तीनों की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो सबसे अधिक तीव्र गति से विसरण कौन करेगा? तो गैस करता है। सबसे तेजी से विसरण का मतलब होता है फैलना, बिखर जाना। सबसे तेजी से कौन बिखरेगा? तो गैस, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। अगर थोड़ा सा फूक देंगे ऐसे ना, इसे फूक देंगे तो क्या होगा? बिखर जाएगा। सोचिए ये क्या है? पेन हमारी ठोस है, इसके अणु क्या है? आपस में चिपके हैं। क्या इसको हम फूकेंगे तो बिखर रहा है? देखिए फूकेंगे नहीं बिखर रहा है, ठीक है। पानी भी जो होता है, पानी के अणु भी क्या होते हैं? थोड़ा सा पास होते हैं, ठीक है। एकदम से तो दूर नहीं होते, थोड़ा पास होते हैं। उसको भी फूकेंगे तो तुरंत नहीं बिखर जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बिखरेगा। सर CO2 कैसे? CO2 एक प्रकार की कोल्ड गैस है, ठंडी गैस है। आगे देखिए प्रश्न दिया, बस गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ड्राई आइस जो होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आंख के मायोपिया अल्प दृष्टि में क्या होता है भैया? इसमें रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें क्या होती है? केंद्रित होती है, यानी रेटिना के सामने। इसमें किरण जो है, किरण कहां बनती है? तो किरण रेटिना के सामने बनती है, रेटिना के कहां बनती है? तो सामने बनती है। इसमें किरण रेटिना के सामने बनती है। बीमारी का नाम क्या है? तो मायोपिया है। बीमारी का नाम क्या है? मायोपिया है। बीमारी का नाम मायोपिया। मायोपिया का संबंध किससे होगा? दूर से होगा कि निकट से होगा? जवाब करिए, ये बताइए भाई, मायोपिया का संबंध दूर से है कि निकट से है? मायोपिया का संबंध दूर से है कि निकट से है? बताइए। मायोपिया का संबंध, सर डर क्यों लगेगा? हम पढ़ाइए रहे हैं। मायोपिया का संबंध दूर से है कि निकट से है? सब लिख रहा है निकट, निकट, निकट कैसे जाने? देखो भाई इधर सरोज जी, मायोपिया का संबंध मेरे पिया बसे मेरे नैनों में। अगर पिया नयन में बसेंगे तो कहां बसेंगे? पास बसेंगे, समझ गए जी, ठीक है ना। मायोपिया बसे मेरे नैनों में, यानी नयन में बसेंगे तो कहां बसेंगे? पास। पास का मतलब क्या होता है? निकट होता है, ठीक है। यानी इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो निकट से होगा। इसका संबंध किससे है? निकट से। इससे बढ़िया तरीका ट्रिक नहीं हो सकता कोई। अब दूर लिखने वाले सुधर जाओ, ठीक है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो निकट से हो जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। मायोपिया बसे मेरे नयन, नयन में बसने का मतलब पास यानी निकट बसेंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दिया है। आगे विकास कुमार बोल रहे हैं, सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया आपका कमेंट। दूरदृष्टि के लिए हाइपरमेट्रोपिया होता है। आगे सामान्य वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित कर सकता है। तो तनाग्र को छोड़ के समस्त पौधे के भाग को संक्रमित करता है। इंसुलिन स्रावित होती है कहां से? तो पेनक्रियाज से होती है। इंसुलिन कहां से निकलता है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलेगा। इंसुलिन की कमी से, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होती है, एक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है। और इंसुलिन कहां से निकलता है? तो याद रखिएगा अग्नाशय से निकलेगा। आगे प्रश्न दिया है आपका कि चूज द अच्छा, तो अंग्रेजी का है, तो याद रखिएगा अग्नाशय से निकलेगा। आगे प्रश्न दिया है आपका कि चूज द अच्छा, तो अंग्रेजी का सवाल है, ये भी अंग्रेजी है। कितना है भाई? 68 है। अच्छा अंग्रेजी देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अमावस्या, अमावस्या गलत लिखा है, ऐसे नहीं होगा, यही गलत है, याद रखिएगा। अमावस्या की अगर हम बात करते हैं, देखिए ऐसे होता है अमावस्या, अमावस्या। इसमें सच होगा वो छोटा वाला होगा, बाकी सब ठीक है अपने आप में। आगे देखिए प्रश्न दिया, चयन शब्द में संधि। हमने बताया था ना आपसे चयन, हमने बताया था आपसे चयन, हमने कहा था आपसे नयन, ठीक है। हमने कहा था आपसे चयन, हमने कहा था आपसे नयन, हमने कहा था आपसे नायिका, नायिका। अगला है आपका गायिका, गायिका। हमने कहा है पवन, एक शब्द है पवन। हमने कहा एक शब्द पावन, हमने एक शब्द क्या कहा? पावन कहा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सभी शब्द अपने आप में क्या है? तो ये सभी शब्द अपने आप में क्या हो जाएंगे? तो आयादी संधि हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी संधियों को हम क्या कहते हैं? तो आयादी संधि का नाम देते हैं। इन सभी संधियों को हम नाम क्या देंगे? तो इन सभी संधियों को हम आयादी संधि के नाम से जानते हैं। इन सभी संधियों का नाम क्या है? तो आयादी संधि है। इन सभी संधियों को हम क्या बोलते हैं? तो आयादी संधि के नाम से जानते हैं। लगा लीजिएगा उत्तर, ठीक है। चलिए, इन सभी संधियों को हम आयादी संधि के नाम से जानते हैं। आयादी संधि के नाम से जानेंगे सभी संधियों को। सालू कुमारी बोल रही है आयादी संधि, हाँ भैया ठीक है, आयादी संधि हो जाएगा। ब्रिजेश कुमार भी बोल रहे हैं, ज्योति बोल रही है, राजनंदिनी, माला कुमारी है, बिट्टू कुमार है, मोहन रॉय है, आलोक कुमार सिंह है, गौतम कुमार, नीरज है, जीतन है, सागर है, मोहन रॉय है, नेहा है। चलिए पढ़ते हैं ना, सभी का नाम मैंने ले लिया, बना लीजिएगा।
आगे देखिए बढ़ेंगे, नयन, चयन, गयन, पावक, नायक, सहायक, इस तरह की बात अगर आती है तो 3 वर्ड हमने कहा था कि जहां पे 3 वर्ड आया संधि कौन से लगाएंगे आप, तो संधि लगा देंगे अयादी संधि। आगे देखिए प्रश्न, तो डाल डाल में पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करिएगा। तो डाल डाल में पात पात एक से बढ़कर एक क्या होना, चलाक होना, ठीक है, बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अमी होता है, पाषाण होता है, खंड होता है, छाछ होता है। पाषाण को हम क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है, अमित और अमित शब्द का श्रुति समभिन्नार्थक कौन सा होगा, तो अमित माने होता है अत्यधिक और अमित माने क्या होता है, शत्रु, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अभियुक्त के नाम से जानते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे हम अभियुक्त या फिर इसी को हम मुवक्किल कहते हैं, इसी को हम मुवक्किल के नाम से जानते हैं, इसी को हम मुवक्किल या अभियुक्त के नाम से जानते हैं, मुवक्किल या अभियुक्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विटनेस क्या होता है, एक प्रकार का गवाह होता है। अगर विटनेस की बात करेंगे, विटनेस, विटनेस क्या होता है, विटनेस अदालत की भाषा में विटनेस एक प्रकार का गवाह होता है। गवाह को हम बोलते हैं विटनेस, जो सजा सुनाता है वो जज होता है, और जो पैरवी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वकील का नाम देते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न दिया है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है, तो एक प्रकार का कैसा है, तो संयुक्त वाक्य है। परंतु ध्यान रखिए, देखिए अगर आपसे संयुक्त वाक्य पूछे, क्या पूछे आपसे, संयुक्त वाक्य पूछे, अगर आपसे संयुक्त वाक्य कभी भी जीवन में पूछे तो आपको पता होना चाहिए नॉर बॉय। देखो हिंदी का ही कंसेप्ट है, संयुक्त वाक्य जब भी आपसे पूछेगा उत्तर हमारा क्या होगा, नॉर बॉय। नॉर बॉय पता रखना। देखो नॉर बॉय का मतलब क्या है, देखो एन से होता है नॉट, ठीक है, नॉट माने क्या होता है, नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग अगर कहीं पे किया गया हो, ठीक है ना। ओ आर से क्या होता है, और आर का मतलब होता है या तो शब्द का प्रयोग किया गया हो। बी से मतलब होता है बट, बट माने क्या होता है, लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, नॉर बॉय, नॉर बॉय। एट माने क्या होता है, जब, वाई ई टी, एट, एट का मतलब क्या होता है, जब शब्द का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। इस तरह के शब्द है। और ओ का मतलब होता है और, या तो शब्द का प्रयोग करा गया है, या तो, ठीक है ना, या तो शब्द का प्रयोग करा गया है, नॉट तो शब्द का प्रयोग करा गया है, जब शब्द का प्रयोग करा गया है, लेकिन शब्द का प्रयोग करा गया है। अगर इस तरह के शब्द कहीं पे आते हैं, ठीक है, परंतु नहीं है क्या, परंतु, लेकिन और परंतु दोनों साथ ही में लिख लीजिएगा। इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर कहीं पे आए तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये वाक्य किस तरह का है, तो संयुक्त वाक्य है। इसको लिख लीजिएगा सब, इसको नोट कर लीजिएगा। सर कितने बजे तक क्लास होगा, अभी पढ़िए ना आप लोग आराम से, अभी पढ़िए, देखा जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद सोचा जाएगा आगे चल के। सर मैं गाजीपुर में हूँ और तेज बारिश हो रही है। बढ़िया है, बारिश का मजा लीजिए और पढ़ते रहिए। सब याद करते हैं सर, परंतु भूलता है। भूलना जेन्युइन चीजें भूलना चाहिए जीवन में, नहीं तो इंसान बहुत सारी कमियां, चीजों को, बहुत सारी यादें जो होती हैं अगर नहीं भूलता तो वो सारी साथ में रहती, कुछ नहीं भूल पाता। इसलिए भूलना जरूरी है, भूलते हैं तभी तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें मन में होती है और सबको भूल जाते हैं। चलिए आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न आपका इस समस्या, अच्छा ये तो गणित का सवाल है, आगे ये भी गणित का सवाल है। नेक्स्ट कब तक है जी गणित का सवाल, आगे सब गणित है क्या, सब मैथ का सवाल है। देख लीजिए मैथ भैया ठीक ठाक पूछ दिया इस सेट में, ठीक है, थोड़ा बच के रहना होगा। और ये एक सेट आज खत्म होता हुआ, ठीक है, इस सेट की मैंने घोषणा कर दिया कि ये सेट क्या हो गया, खत्म। आगे लगाइएगा, चलिए अगले सेट पे आ जाइएगा, सेट खत्म हो गया।